नमस्कार दोस्तों, टिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी आरओ एआरओ प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज के बारे में। इस टेस्ट सीरीज में 7000 प्रश्नों के माध्यम से हम पूरे पाठ्यक्रम का सुनिश्चित रिवीजन करेंगे। यहाँ पर टॉपिक और सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट रिवीजन कराया जा रहा है। सॉल्व अनसॉल्व पीडीएफ आपको सारे टेस्ट की मिलेगी। 4000 प्रश्नों का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। 15 फुल सिलेबस टेस्ट दिया जाएगा जिसमें कि 3000 क्वेश्चन होंगे। ये जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके बायलिंगुअल क्वेश्चंस होंगे, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होंगे। क्लास अगर इस वीडियो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इन दोनों में से किसी भी एक व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो टेस्ट लिखकर सेंड कर दीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 2 जिले कौन से हैं? तो बताइए, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच आर द 2 डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन द कंट्री? तो कुरन कुमे, यमन, लांगलेंग या ए और बी दोनों? तो ए बी सी डी में से आपका यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? ये आपका सेंसस का प्रश्न है 2011 का। 2011 के सेंसस का प्रश्न है। तो यहाँ पर सीधे उत्तर को हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है डी, कुरन और आपका यमन। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। तो अगर हम बात करेंगे कुरन कुमे की, तो कुरन कुमे कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और यमन की बात करेंगे तो आप सभी को पता होगा पुंडुचेरी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। बी सही उत्तर था। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई? तो बताइए कहां दी गई थी? गोंडा में, फैजाबाद में, गोरखपुर में या फिर वाराणसी में? यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? ए बी सी डी में से। ध्यान रखिएगा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर में दी गई थी। सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लास यहाँ पर अगर हम बात करेंगे फैजाबाद में, तो फैजाबाद में अशफाक उल्लाह खान को फांसी दी गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे आपका गोंडा की, तो गोंडा में राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी, याद रहेगा। तो ये दोनों भी आपको पॉइंट याद रखने हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को काकोरी कांड के बारे में पता ही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगर कोई भी डाउट होता है, यहाँ पर सी आपका सही उत्तर था। मैं व्याख्या भी एक बार पढ़ दे रही हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर में हुआ था। काकोरी कांड में इन्हें गोरखपुर में फांसी दी गई थी। इस कांड में फांसी पाने वाले अन्य क्रांतिकारी कौन है? अशफाक उल्लाह खान। अभी मैंने आपको बताया इनको फांसी कहाँ दी गई थी? फैजाबाद में। रोशन लाल को नैनी इलाहाबाद में फांसी दी गई थी और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी। अच्छा, ये आपको पता है ना कि काकोरी कांड को अब काकोरी एक्शन प्लान के नाम से जाना जाता है। ये कांड टर्म हटा दिया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। ये तब उस समय ये आपका करंट का न्यूज था। चलिए थर्ड प्रश्न को हम देखते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि को कितने कालों में विभक्त किया जा सकता है? 5, 3, 4, 2। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? तो याद रखिएगा कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर को मेनली हम 4 कालों में विभक्त करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो काल है वो आपका स्थिर जनसंख्या की अवधि कहलाता है। ठीक है, स्थिर है, स्टैटिक है। फिर दूसरा आपका जो है वो धीमी गति से बढ़ती जनसंख्या के बारे में बताता है। तीसरे में तीव्र रैपिड ग्रोथ हो रहा है और चौथे में जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट हो रही है। तो 4 कालों में हम इसे विभक्त करते हैं। तो सी आपका सही उत्तर है। व्याख्या एक बार डिस्कस कर लेते हैं, देख लीजिए। यहाँ पर स्थिर जनसंख्या की अवधि, स्थिर जनसंख्या की अवधि अगर हम देखेंगे तो 1901 से 1921 वाली जो अवधि है उसको हम स्थिर जनसंख्या की अवधि कहते हैं। इस अवधि में मृत्यु दर बहुत अधिक थी और इसके लिए महामारी, अकाल एवं खाद्य पदार्थों का अभाव उत्तरदायी था। इस समय
जन्म दर एवं मृत्यु दर का अंतर कम होने से प्राकृतिक वृद्धि दर जो थी वो न्यून मतलब बहुत ही कम थी, अर्थात देश की जनसंख्या में धीमी गति में वृद्धि थी, बहुत ही धीमी। इसके बाद वाले फेज में हम देखते हैं जो ग्रोथ है वो धीमी है। स्थिर में मतलब आप देखेंगे जन्म दर मतलब बर्थ और डेथ में बहुत ही न्यूनतम अंतर था, ठीक है। इसी वजह से स्थिर जनसंख्या वृद्धि हम कहते हैं, जनसंख्या की अवधि हम कहते हैं। धीमी गति में 1921 से 1951 वाला जो है, तो 1921 के पश्चात उच्च मृत्यु दर के लिए उत्तरदायी कारकों पर नियंत्रण प्रारंभ हो गया। कृषि अर्थव्यवस्था में क्रमागत विकास, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई, जिससे देश की जनसंख्या लगभग स्थिर दर से लगातार बढ़ती रही, अब बढ़ना शुरू हुई है। और फिर 1951 से 1981 एक ऐसा समय है जब बहुत तेजी से जनसंख्या की वृद्धि हुई है। यहाँ पर देखिए इस अवधि में देश की जनसंख्या की वृद्धि जो है वो 32.23% से हुई है आपकी, ठीक है, तीव्र है। और जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट 1971 से 1981 के दशक में हम देखेंगे कि आपकी गिरावट शुरू हो गई है, मतलब वृद्धि है लेकिन वृद्धि दर में गिरावट है। जैसे 1971 से 81 के दशक में प्रारंभ हुई जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट, 2001 से 2011 के दशक में गिरकर अंतिम रूप से 17.7% हो गई। और वर्तमान में अगर हम देखेंगे जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर जो है वो 1.64% है। इस चीज में मत कंफ्यूज होइएगा, यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि तो हो रही है लेकिन उनके परसेंटेज में जिस परसेंट से उनके इंक्रीमेंट हो रहा है उसमें गिरावट हुई है, ठीक है क्लास। बस आप ये याद रखिएगा, मेनली हम 4 कालों में विभक्त करते हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि दर को। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, चौथा प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, देश की जनगणना का दायित्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र सरकार को दिया गया है। 1961 में जनगणना विभाग का गठन किया गया था। और तीसरा आपको दिया गया है, केंद्रीय स्तर पर इस विभाग का शीर्ष अधिकारी जनगणना निदेशक कहलाता था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए, ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? तो एक एक को देखते हुए चलते हैं। देश की जनगणना का दायित्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र सरकार को दिया गया है, ये आपका सही है, ठीक है। अनुच्छेद 246 को अगर हम देखेंगे तो उसके अनुसार जनसंख्या की जनगणना भारत में केंद्रीय विषय है, लेकिन राज्य सरकार जनगणना प्रक्रिया के संचालन में प्रशासनिक सहायता प्रदान करती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रशासनिक सहायता कौन प्रदान करती है? राज्य सरकार प्रदान करती है। चलिए दूसरा देखिए, 1961 में जनगणना विभाग का गठन किया गया था। तो यहां पर आपका सही क्या होगा? ये आपका सही है, 1961 में ही आपका सेंसस डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हुआ था। तीसरा देखिए, केंद्रीय स्तर पर इस विभाग का शीर्ष अधिकारी जनगणना निदेशक कहलाता है। तो ये आपका जनगणना निदेशक नहीं कहलाता है, ये आपका जनगणना आयुक्त कहलाता है, ठीक है। तो थर्ड आपका गलत हो गया। तो यहां पर बचा कौन सा सही? केवल 1, केवल 2। ये चीज क्लास आप याद रखिएगा। तो पहला दूसरा आपका सही है, ठीक है, और तीसरा आपका गलत है। यहां पर मैंने चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी है। देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत जनगणना को संसूची विषय के अंतर्गत रखा गया है। मैंने आपको बता दिया है, ये चीज आप सभी को पता है। 7 शेड्यूल जो है उसमें हम 3 लिस्ट की बात करते हैं ना। किन किन लिस्ट की बात करते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट की, जिसको कि हम सेंट्रल लिस्ट की, जिसको कि हम यूनियन लिस्ट भी कहते हैं। यहाँ पर किसके पास पावर होती है? यहाँ पर सेंटर के पास पावर होती है, ठीक है। ये आपका संघ सूची की हम बात कर रहे हैं। फिर आपकी स्टेट लिस्ट होती है, जिसको कि हम राज्य सूची कहते हैं। यहाँ पर किसके पास पावर होती है? स्टेट के पास पावर होती है। जैसे पंचायत से रिलेटेड जो चीजें हैं आपकी, म्युनिसिपैलिटी, ये सब किस लिस्ट में आता है? आपका स्टेट लिस्ट में आता है। और एक आपका कॉन्करेंट लिस्ट है, जिसमें दोनों के पास अधिकार होता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पर जो भी चीजें हैं, यहाँ पर दोनों स्टेट और सेंटर दोनों के पास अधिकार होता है, लेकिन ज्यादा पावर किसके पास हमेशा होगी? संघ के पास, सेंटर के पास। चलिए
ये चीज क्लियर हो गई। और अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र सरकार को जनगणना का दायित्व दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। परीक्षा में कभी पूछे तो आप आसानी से सॉल्व कर ले। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो पॉपुलेशन डेंसिटी लोवेस्ट कहां पे थी, ये आपको बताना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर कर्नाटक? तो ए, बी, सी, डी में से आपका सही उत्तर क्या है, बताइए। यहां पर हम जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे हैं। तो जनसंख्या घनत्व का अगर आप आरोही क्रम देखेंगे ना, तो आपको मिलेगा राजस्थान, ठीक है, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, यहां पर मैं आपको बता रही हूं इस प्रश्न के माध्यम से। अगर राजस्थान में देखेंगे तो ये आपका 200 है, मध्य प्रदेश में 236, गुजरात में 308 और कर्नाटक में 319। तो टिक लगा लीजिए। यहां पर आपका सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पर है, तो वो राजस्थान में है। ए आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। देखिए क्लास, यहां पर कुछ चीजें और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर दर्ज किया गया है? पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में दर्ज किया गया है, ठीक है। बिहार का जनघनत्व देखेंगे तो ये आपका 1106 है। उसके बाद पश्चिम बंगाल है 128 पर, 860 पर केरल का स्थान है और उत्तर प्रदेश आपका 829 पर है। ये भी याद रखिएगा। प्रश्न का जो उत्तर था वो आपका राजस्थान था, क्योंकि यहां पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक की बात की गई थी। तो सबसे लोवेस्ट किसका था? राजस्थान का था, तो हमने ए टिक लगाया। अब हम ओवरऑल अगर देखेंगे जनघनत्व को, ठीक है, तो यहां पर आप याद रखेंगे बिहार है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 6वां प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? तो बताइए सकल आबादी का कितना प्रतिशत है? 29, 30, 31 या फिर 32? तो यहां पर क्या दिया गया? 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या की बात यहां पर की गई है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका 31% है। तो सी आपका सही उत्तर है। आज की क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छे प्रश्न सेंसस के कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो ध्यानपूर्वक सॉल्व करिएगा क्वेश्चंस को। मैं आपसे फिर कहूंगी क्लास, सेंसस जो है वो आखिरी के लिए मत छोड़िएगा कि मतलब पेपर के बस एक हफ्ते पहले पढ़ेंगे। हाँ, पेपर के एक हफ्ते पहले आप उसको ढंग से रिवाइज करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने सेंसस एक बार भी नहीं पढ़ा है ना, तो रोज मतलब 5-5, 10-10, 15-15 मिनट पढ़िए बस। आपको पूरा दिन सेंसस बैठ के नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर खाली नंबर्स होते हैं और नंबर्स आपको नहीं याद रहेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने पूरे दिन का 15 मिनट जो है, 15 से 20 मिनट सेंसस को देना है। इससे ये होगा कि एग्जाम जब बहुत पास आ जाएगा तो आपको घबराहट नहीं होगी इन नंबर्स को देख के। ज्यादातर स्टूडेंट जो गलती करते हैं, कभी भी सेंसस नहीं पढ़ते, एग्जाम के पहले दिन, आखिरी दिन, मतलब जब बचते हैं तब सेंसस पढ़ने बैठते हैं तो उनको घबराहट होने लगती है। तो फिर वो अपने सब्जेक्ट्स पॉलिटी को, ज्योग्राफी को, इन्वायरमेंट को, हिस्ट्री को नहीं रिवाइज कर पाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये गलती नहीं करेंगे। आप लोग दिन का 15 मिनट, 20 मिनट सेंसस रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। खाली 2-2, 3-3 डेटा एक दिन, जैसे आज पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ लिया, सेक्स रेशियो पढ़ लिया, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र वालों की जनसंख्या की आबादी कितना है, तो एक बार इसको आपने देख लिया, ठीक है। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा रोज देखेंगे, तो उससे आपके दिमाग में चीजें फीड होती रहेगी, ठीक है क्लास। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। अब देखिए जनगणना 2011 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो इस प्रकार है। शीर्ष 5 शिक्षित राज्यों को अगर हम देखेंगे, लिटरेसी में देखेंगे, तो आप सभी को पता है सबसे ज्यादा लिटरेसी कहां पर है? केरल में है 94%। फिर लक्षद्वीप में है मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। आपने आज क्या किया? लिटरेसी देख लिया। फिर सर्वोच्च लिंगानुपात वाले शीर्ष देख लिए राज्य, जो जैसे मैं आपको बता रही हूं, इसमें केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो अभी हमने क्या देखा? शीर्ष 5 शिक्षित राज्यों को देख लिया और सर्वोच्च लिंगानुपात वाले 5 राज्य देख लिए। आज इतना पढ़ लो, ठीक है। फिर सबसे कम लिंगानुपात वालों को देखेंगे तो दमन-दीव है, दादर और नागर हवेली है, फिर चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान निकोबार है।
ये भी आपने देख लिया केंद्र शासित प्रदेशों में क्या अरेंजमेंट है। तो इसी तरीके से रोज थोड़े थोड़े डेटा को याद करिए। एक पतली सी सेंसस की किताब आती है, उसको खरीद लीजिए, मैं तो कहूंगी पतली सी बहुत होती है आपकी, तो 55 या कुछ ऐसी ही मिलती होगी। उसमें आपको पीछे क्वेश्चंस भी सॉल्व दिए रहते हैं कि आपके आज तक परीक्षा में कितने प्रश्न सेंसस से पूछे हैं। तो एक बार कुछ डेटा पढ़िए, उससे रिलेटेड प्रश्नों को देख लीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और रिवाइज कर डालिए 5-6 बार इस पुस्तक को, घबराहट ही नहीं होगी। एक चीज और बता दूं, कई बार परीक्षा में ऐसा भी हुआ है कि सेंसस से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो उस समय जो लोग स्टूडेंट ने सेंसस नहीं पढ़ा था वो बहुत खुश हुए थे कि देखा फालतू में सेंसस में मेहनत की, नहीं पूछा ना एक भी क्वेश्चन। लेकिन आप मेहनत करेंगे, क्यों मेहनत करेंगे, पूछा ना पूछा जाना ये तो बात की बात है, लेकिन अगर पूछ लिया गया और हम पढ़ के नहीं गए और 3-4 क्वेश्चन आ गए तो बड़ा दुख होगा। इसीलिए आपको बस क्या करना है, इस बड़ी सी प्रॉब्लम को 15 मिनट में, रोज के 15 मिनट दे के सॉल्व करना है। ठीक है, तो जरूर करिएगा क्लास, छोटा छोटा स्टेप लीजिए, दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। चलिए, सहजनवा गोरखपुर प्रसिद्ध है किस चीज के लिए, जल्दी से बता दीजिए। चीनी उत्पादन के लिए, कपड़ा उत्पादन हेतु, जूट उत्पादन हेतु, प्लास्टिक उत्पादन हेतु। तो सहजनवा गोरखपुर जो है वो आपका जूट कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर होगा, कुछ यहाँ पे ऐसा डिस्कस नहीं करना है, सी सही उत्तर है। ओडीओपी जरूर देख के जाइएगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में। ठीक है, यूपी में जिन जिन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है वो भी देखिएगा, मैंने आपको पहले के टेस्ट में रिवाइज भी कराया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाले प्रोडक्ट्स भी आप देखेंगे, परीक्षा में पूछे जाते हैं ये सब चीजें। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश का है। तो कौन सा उत्तर प्रदेश का है, नौटंकी, तमाशा, छाऊ, सरहुल। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा, नौटंकी जो है वो उत्तर प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, लोक नृत्य है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के कुछ हम डांस फॉर्म को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे व्याख्या हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नौटंकी नृत्य उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। भगवान राम और भगवान कृष्ण जैसे दिव्य पात्रों की पौराणिक कहानियों पर आधारित नृत्य नाटक पारंपरिक सार को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के हम लोग कुछ प्रमुख लोक नृत्य देखते हैं, जैसे रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, नकाल, स्वांग, दादरा और चरकुला नृत्य। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य होते हैं, देवी नृत्य, घोड़ा नृत्य, ख्याल नृत्य। ठीक है, पूर्वांचल क्षेत्र में हम देखेंगे तो धोबिया नृत्य, कटघोड़वा नृत्य, गीवन नृत्य, पासी नृत्य, नटवरी और नकटोरा नृत्य। अवध क्षेत्र के प्रमुख नृत्यों को अगर हम देखेंगे तो कला, बाजी नृत्य, पासी नृत्य, जोगिनी नृत्य। और ब्रज क्षेत्र की बात करेंगे तो आप सभी को पता है ब्रज में रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, चरकुला नृत्य, खड़ा नृत्य। तो ये रास, झूला, मयूर, कृष्ण जी से सब रिलेटेड है ना, तो ब्रज क्षेत्र में ये नृत्य किए जाते हैं। तो आज आप लोग बताइए आप लोग किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और आप लोग में से कितने स्टूडेंट्स ने कोई लोक नृत्य देखा है उत्तर प्रदेश का अपने आंखों से। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो पे नहीं, आपने लोक नृत्य होते हुए देखा है अपने। ठीक है, तो बताइएगा जरूर क्लास आप लोग किस क्षेत्र से हैं और कौन सा लोक नृत्य आपके क्षेत्र में प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी की 18.50 जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है। दूसरा दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। यहाँ पर आपको बताना है कौन से कथन सही है। अगर आपको थोड़ा समय की आवश्यकता होती है तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से अपने उत्तर को भी दे सकते हैं। ठीक है, आराम से उत्तर दे सकते हैं। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखेंगे तो भारत की कुल आबादी का 18.50 जनसंख्या उत्तर प्रदेश में नहीं रहती है, बल्कि 16.50 जो प्रतिशत जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में रहती है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, गलत है ना। अगर हम देखेंगे देश की कुल शहरी जनसंख्या में प्रथम स्थान किसका है, महाराष्ट्र का है, जबकि उत्तर प्रदेश जो है वो द्वितीय स्थान पर है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जो दिए गए थे वो बिल्कुल गलत है और आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है, अगर हम पूछें, यहां पर तो शहरी जनसंख्या की बात की गई थी। अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाए देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो आप क्या बताएंगे? उसमें उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत कब की गई थी? तो बताइए, 1977 में, 1987 में, 1989 में कि 1994 में? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? डायरेक्ट प्रश्न है आपका, तो याद रखिएगा 1987 में उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत की गई थी। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? बी आपका सही उत्तर है। 11वां प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वाधिक मात्रा में शीशे के सिक्के सातवाहन शासकों ने चलाए थे। दूसरा, मिनांडर ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। तीसरा, कुषाणों में विम कटफिशेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के का परिवर्तन किया। उपयुक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है हमको। तो क्लास आप सभी को पता होगा, जो सर्वाधिक मात्रा में जो शीशे के सिक्के थे वो किसके समय आए थे? वो आपके सातवाहन के समय में आए थे। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा, मिनांडर ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए, ये भी आपका सही है, ठीक है। कुषाणों में विम कटफिशेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए, ये भी सही है। तो यहां पर तीनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है और उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर देख लीजिए, सिक्कों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? न्यूमिस्टोमेटिक्स कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक कहते हैं, ठीक है। भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक सर्वप्रथम कौन है? जेम्स प्रिंसेप है। दोनों फैक्ट्स याद रखने हैं। भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्के को जो 5वीं अथवा 6वीं शताब्दी के हैं, इन्हें पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहा जाता है। परीक्षा में अगर पूछे कि पंचमार्क और आहत जो टर्म है वो किसके लिए प्रयोग में लाया जाता था, तो आप बताएंगे सिक्कों के लिए, ठीक है। और ये जो थे सिक्के आपके अधिकांश चांदी के थे, परंतु तांबे के भी सिक्के मौजूद थे। यहां पर देख लीजिए, ये याद रखिएगा, पंचमार्क और आहत सिक्के कहा जाता था। ये अधिकांशतः चांदी के थे, परंतु कुछ तांबे के आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इन्हें आहत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए गए हैं, ठीक है। बहुत ढेर सारे आपको इसमें प्रतीक कुछ बना हुआ ठप्पा मारकर विभिन्न आकृतियां बनी हुई हैं। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक मिले हैं। यहाँ पर कुछ और फैक्ट्स को देखेंगे। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य हिंद यवन शासकों ने किया। इन्होंने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्कों की भी शुरुआत की थी, जैसे अभी आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है, ठीक है। इनमें मिनांडर ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के शुरू किए थे। तो परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के की शुरुआत किसने? हिंद यवन शासकों ने की थी, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी आपका सही है। और अगर राजा का नाम दिया रहेगा तो मिनांडर याद रखना है। सर्वाधिक मात्रा में शीशे के सिक्के किसने जारी किए थे? सातवाहन द्वारा चलाए गए थे, ठीक है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित चंद्रवल्ली नामक स्थल में सातवाहन के सिक्के मिलते हैं। सातवाहनों में सर्वप्रथम गौतमी पुत्र सतकर्णी ने आवक्ष प्रकार के सिक्के चलाए थे। कुषाणों में अगर हम बात करेंगे, विम कटफिशेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। तो प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। 3 मेन पॉइंट्स तो हम लोग ने अपने प्रश्न में ही डिस्कस कर लिए थे, तो उसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। साथ ही साथ आपको और क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, वो ये है कि पंचमार्क और आहत किसके लिए यूज किया जाता था? ये टर्म तो सिक्कों के लिए यूज किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न। पॉलिश तार पत्थरों का प्रयोग किस युग के लोगों ने किया है? तो बताइए, नव पाषाण युग के, हिम युग के, पुरा पाषाण या फिर मध्य पाषाण? तो पॉलिश तार पत्थरों को अगर हम देखेंगे तो इसका प्रयोग नव पाषाण युग के लोगों ने किया है, ठीक है। और आपको पता है नव पाषाण काल में जो है क्लास, वो खेती भी स्टार्ट हो गई है, कृषि स्टार्ट हो गया, पहियों का निर्माण हो गया है, ठीक है, पता है ना। देखिए पहले क्या था, अगर आप थोड़ा सा चीजों को पढ़ेंगे तो पुरा पाषाण, फिर उसके बाद मध्य पाषाण और फिर नव पाषाण की हम बात करते हैं। पुरा पाषाण में मेनली ये हंटर्स हुआ करते थे और बड़े बड़े पत्थरों से क्या करते थे? जानवरों को मारते थे,
ठीक है, और जानवर को मारते थे, फिर खाते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे। तो गुफा उफा मिलती थी तो उसी में ये रहते थे। एक बार क्या हुआ, एक बड़ा सा पत्थर जब इन्होंने फेंका तो वो छोटे छोटे पत्थरों में टूट गया। तो इन्होंने देखा, अरे ये छोटे छोटे पत्थर तो बड़े नुकीले हैं और इससे तो जानवर को मारना और आसान है, क्योंकि पॉइंटेड हो गए ना, और इनको उठाना भी आसान है। पहले ये क्या करते थे, 3-4 लोग बड़े बड़े पत्थरों को उठाते थे और इससे जानवर को मारते थे। तो इन्हें ज्यादा मेहनत लगती थी और थोड़ा खतरनाक भी होता था, कहीं पत्थर इन्हीं पे गिर गया तो यही मर जाएंगे, नहीं तो जानवर ने अगर इन पर अटैक किया तो ये इतनी जल्दी भाग नहीं पाएंगे। तो ये सब आपका पूरा पाषाण वाला युग था, ठीक है, जब बड़े बड़े पत्थरों का यूज होता था। फिर एक दिन पत्थर गिर गया, छोटे छोटे पत्थरों में टूट गया और वो पत्थर आपके पॉइंटेड थे और तो आपका म्यूजोलिथिक आया, माइक्रोलिथिक एज, छोटे छोटे पत्थर आए। अब इनको शिकार करना आसान हो गया, दूर कहीं छुप के ये आराम से पत्थरों पे पत्थर फेंक के जानवर को मार देते थे। ये चीज समझ में आ रहा है, ये मैं बस स्टोरी की तरह आपको समझा रही हूँ। फिर एक दिन ये क्या किया, इन्होंने कुछ खाया और ऐसे फेंक दिया गुस्से में। तो जब फेंका तो अगले दिन देखा वहां पर पेड़ निकल आया। फिर देखा, अरे वाह, ये तो कुछ और पेड़ निकल आया, जो चीज हम लोग खा रहे हैं उसको और प्रोडक्शन हो रहा है। तो इनके दिमाग में आया कि अरे वाह, कृषि नाम की भी एक चीज होती है। तो ऐसे ही तो इन्वेंशन हुआ होगा, ऐसा थोड़ी नहीं कि लैपटॉप खोल के बैठे और उनको सारी जानकारी मिल गई किसी पन्नों से, नहीं। उनके जीवन में धीमे धीमे बदलाव आया। बड़े पत्थर की जगह छोटा पत्थर, पॉइंटेड पत्थर यूज उन्होंने किया। इसी तरीके से कहीं कुछ खा रहे होंगे तो खाते खाते गिर गया होगा, तो इन्होंने देखा होगा अरे पेड़ निकल आया, पेड़ से हमको फल मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, तो ये खेती शुरू कर दिए। अब जब ये खेती शुरू कर देंगे तो खुद दिमाग लगाओ कि अगर आपने कहीं पर खेत बोना शुरू कर दिया तो अब आप कहीं दूसरी जगह छोड़ के भागोगे नहीं, आप वहीं पर सेटल होने लगोगे, रहने लगोगे, क्योंकि आप अनाज बोने लगे हो, ठीक है। तो न्यूलिथिक एज में क्या क्या हुआ, ये लोग अपना घर बनाना शुरू कर दिया। पहले तो ये केव्स में रहते थे, मारा खाया, दूसरी जगह जंगलों में भटकते थे, जहां भी जगह मिल जाती थी सो जाते थे, ठीक है, गुफाओं में सो जाते थे। लेकिन न्यूलिथिक नव पाषाण काल में जब इन्होंने खेती शुरू की तो इन्होंने अपना सेटलमेंट स्टार्ट किया। अब ये घर बनाने लगे, जानवर को डोमेस्टिक करने लगे, ठीक है, पालतू जानवर रखने लगे, पहियों का निर्माण हो गया। पहियों के निर्माण से क्या होगा, ये एक जगह से दूसरी जगह अपने अनाज को ले जाने लगे। तो अब धीमे धीमे ऐसे सेटलमेंट हो रहा है। तो यहां पर तो आपका है पॉलिशदार पत्थरों का प्रयोग कब से स्टार्ट हुआ, तो नव पाषाण युग से, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, अगर पूछा जाए कि आग का आविष्कार कब हुआ, तो वो पूरा पाषाण काल में हुआ था, ठीक है, लेकिन सर्वाधिक उपयोग कब हुआ है, तो वो नव पाषाण काल में हुआ है। जब आपके अनाज होने लगेंगे तो अनाज को खूब अच्छे से पकाने भी लगेंगे, इनको आग जलाने पूरी तरीके से आ गई है। अब आग भी इन्होंने कैसे जलाया हुआ, ऐसा थोड़ा ना कि बैठ के इनको पता था कि 2 पत्थर को रगड़ेंगे। एक दिन किसी ने गुस्से में पत्थर फेंका होगा, चिंगारी निकली होगी, आग लग गई होगी, इन्होंने सोचा भाई ये क्या चीज है। तो इस तरीके से स्टोरी के फॉर्म में अगर आप चीजों को पढ़ेंगे तो आप आराम से चीजों को लिख भी लेंगे अपने मेंस में भी, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा न्यूलिथिक एज है। कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। चलिए अगला 13वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सातवाहन नरेशों में किसे तस्मुत्तोय पीतवाहन कहा गया है, ठीक है। तस्मुत्तोय पीतवाहन कहा गया है क्योंकि उसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तस्मुत्तोय पीतवाहन, तो बताइए यक्षी, सतकर्णी, सिमुख, विशिष्ट पुत्र पुलमावी या फिर गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो यहां पर 3 समुद्रों का पानी किसके घोड़े पीते थे, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के, ठीक है। डी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा डी क्या है, आपका सही उत्तर है। यहां पर हम व्याख्या को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का 23वां शासक था या सातवाहन शासकों में सबसे महान शासक था। इसके पिता शिव स्वाति एवं माता गौतमी बलशी थी। गौतमी पुत्र सतकर्णी को उनकी माता के नाम से ही जाना जाता है, गौतमी बलशी के नाम से, ठीक है। और इन्होंने इनकी माता का उल्लेख कई जगह किया भी गया है। तो देखिए पुत्र सतकर्णी ने शासकों के नाम के साथ अपनी माता के नाम का उल्लेख करना प्रारंभ किया। गौतमी पुत्र सातकर्णी के समय को सातवाहन का पुनरुद्धार काल कहा जाता है। सातवाहन ने इस काल में पुनः अपनी खोई हुई शक्ति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त की थी।
गौतमीपुत्र सातकर्णी के 3 अभिलेख प्राप्त हैं। ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 2 अभिलेख आपको नासिक में और 1 कार्ले से मिलते हैं। नासिक का जो पहला लेख है उसके शासनकाल के 18वें तथा दूसरा 24वें वर्ष का है और कार्ले का लेख भी उसके शासनकाल के 18वें वर्ष का ही है। इन अभिलेखों के अलावा गौतमीपुत्र सातकर्णी के सिक्के भी प्राप्त हैं। गौतमीपुत्र ने एकमात्र ब्राह्मण, वर वरण विक्रम, चारु विक्रम, बेटा कटक स्वामी जैसी उपाधियां धारण की थी। तो परीक्षा में अगर कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एकमात्र ब्राह्मण या वरण विक्रम या चारु विक्रम की उपाधि किसने धारण की थी, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने की थी। ये भी आप याद रखेंगे। और गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नासिक के समीप बेटा कटक, ठीक है, नगर भी बसाया था। ये भी याद रखेंगे आप। और वहीं से इनकी नासिक अभिलेख हमें मिलता है। अच्छा, गौतमीपुत्र सातकर्णी से रिलेटेड 1-2 पॉइंट और हम डिस्कस करेंगे। जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शासक नहपान को पराजित किया था। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि नहपान को किसने पराजित किया था, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पराजित किया था। और इसकी पुष्टि हमें कहां से मिलती है, नासिक के समीप जोग लंथबी से प्राप्त चांदी के सिक्कों से हमें ये चीज पता चलता है। ठीक है, जिसमें एक तरफ जो है वो नहपान बना हुआ है और दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम लिखा हुआ है। ये चीज याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूं, जोग लंथबी से प्राप्त चांदी के सिक्के जिन्हें पुनः ढाला गया था और जिनके एक तरफ नहपान का है और दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम मिलता है। नासिक अभिलेख के अनुसार गौतमीपुत्र सातकर्णी को तिसमुत्तोय पीतवाहन की उपाधि धारण की। उसका प्रभाव पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ है। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी ना, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन, इन तीनों की बात की गई है। सी मुत्तोय पीतवाहन, ठीक है, तो तीनों जगह का पानी इसका घोड़ा पीता था। इसका मतलब इसका जो साम्राज्य था वो कितना विस्तृत था। ठीक है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी इनकी माता बलशी के नासिक अभिलेख से भी मिलती है। इसे एकमात्र ब्राह्मण तथा अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा गया है। तो याद रहेगा सारे पॉइंट्स क्लास, कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना। 2-3 पॉइंट्स याद रखिएगा। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को हराया था। इसकी जानकारी हमें चांदी के सिक्के से मिलती है, जिसमें कि एक तरफ नहपान का नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम लिखा है। इसे हम एकमात्र ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं। नासिक अभिलेख इनसे रिलेटेड है, कार्ले अभिलेख इनसे रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 14वां प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं इनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए, दामाबाद महाराष्ट्र, बनावली हरियाणा, रोपड़ पंजाब, राखीगढ़ी जो है वो आपको राजस्थान दिया गया है। तो ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा? तो यहां पर बताइए कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। दामाबाद की बात हम करेंगे तो ये महाराष्ट्र में है, एकदम सही है। ठीक है, बनावली की बात करेंगे तो ये हरियाणा में है, ये भी सही है। रोपड़ पंजाब में है, सही है। लेकिन राखीगढ़ी जो है वो राजस्थान में नहीं है। राखीगढ़ी कहां पर है? हरियाणा में है। याद रखिएगा। तो आपका ABCD में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए, पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ आयोजित कराए थे। दूसरा आपको दिया गया है अश्वघोष कनिष्ठ के समकालीन थे। तीसरा पतंजलि पुष्यमित्र के समकालीन थे। और आखिरी आपको दिया है भरुत स्तूप बनाने का श्रेय सातकर्णी प्रथम को दिया जाता है। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ आयोजित कराए थे। ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो याद रखिएगा, पुष्यमित्र सुंग के राजपाल धनदेव के अयोध्या अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ आयोजित किए थे। ठीक है, और इन्हें कराने का श्रेय किसको दिया जाता है? इन्हें कराने का श्रेय
पतंजलि को दिया जाता है। तो सी ऑप्शन जो है वो भी आपका सही है, पतंजलि पुष्यमित्र के समकालीन थे। समझ में आ गया ना क्लास कि पुष्यमित्र संघ ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इसका श्रेय किसे दिया जाता है? पतंजलि को दिया जाता है। और इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो राजपाल धनदेव के अयोध्या अभिलेख से। ठीक है, अयोध्या अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है। चलिए फिर देखें हम यहां पर 2 आपका सही हो गया। अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे, तो ये भी आपका क्या है बताइए? बिल्कुल सही है, अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। भरत स्तूप बनाने का श्रेय सातकर्णी प्रथम को दिया जाता है, ये आपका सही है कि गलत? ये आपका गलत है। ठीक है, भरत स्तूप बनाने का श्रेय जो है वो पुष्यमित्र सुंग को दिया जाता है। तो यहां पर आपका गलत कौन सा हो गया? डी आपका गलत हो गया। ठीक है ना क्लास, एक बार व्याख्या देख लेते हैं आप लोगों के लिए। देखिए, जहां पर भी व्याख्या पढ़ने की आवश्यकता होती है वहां पर मैं व्याख्या पढ़ती हूँ। अगर सारे पॉइंट्स मैं आपको ओरली बता देती हूँ तो फिर हर स्लाइड में व्याख्या पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपका समय सेव करने की ज्यादा आवश्यकता है। अब यहाँ पर मैं इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा हो सकता है 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट पुष्यमित्र सुंग से रिलेटेड दिया हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा। पुष्यमित्र सुंग के राजपाल धनदेव, मैंने आपको बताया कि अयोध्या अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ आयोजित किए थे। ठीक है, ये पॉइंट बताया है। इन्हें कराने का श्रेय पतंजलि को दिया जाता है, ये भी हमने डिस्कस किया है। बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र सुंग को बौद्धों का उत्पीड़क बताया गया है, हालांकि उसने सांची में 2 स्तूपों का निर्माण कराया था तथा अशोक कालीन सांची के स्तूप में काष्ठ वेदिका के स्थान पर पाषाण वेदिका निर्मित कराई थी। भरतहुत स्तूप बनाने का श्रेय पुष्यमित्र सुंग को दिया जाता है, ये सब डिस्कस किया है। बस ये नहीं बताया था कि पुष्यमित्र सुंग को बौद्धों का उत्पीड़क बताया गया है। चलिए, सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का शासक था। इस वंश की स्थापना सीमुख द्वारा की गई थी तथा प्रतिष्ठान इसकी राजधानी थी। सातकर्णी प्रथम ने ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि दान दिया था, जिसका पहला अभिलेख साक्ष्य नानाघाट अभिलेख से मिलता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सातकर्णी और नानाघाट अभिलेख। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक विशिष्ट कुड़ प्राप्त किया था, अतः अश्वघोष कनिष्क का समकालीन था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है क्लास, चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, अगले प्रश्न को। निम्न में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टानों का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो बताइए किसमें? मौर्य मूर्ति कला में, मथुरा मूर्ति कला में, मर्दुत मूर्ति कला में या फिर गांधार मूर्ति कला में? तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या है? यहाँ पर इजी सा प्रश्न है, किस मूर्ति कला में हम लोग स्तरित चट्टानों का, हरित स्तरित चट्टानों का प्रयोग करते हैं? तो ये गांधार मूर्ति कला में। ठीक है, ये डी आपका सही उत्तर है। मैंने आपको पहले भी क्लास बताया है, जब हम बात करते हैं मूर्ति कला की तो हम मेनली गांधार शैली की बात करते हैं और मथुरा शैली की बात करते हैं। यहाँ पर आपको रेड स्टोन्स मिलेंगे। मथुरा शैली में आपको कैसे दिखते हैं? जो बुद्ध बने हुए हैं वो आपके मस्कुलर हैं, अभय मुद्रा में। अभय मुद्रा जैसे हमारे यहाँ जो भगवान लोग होते हैं वो हाथ ऊपर करके आशीर्वाद देते हैं ना, तो उसे हम अभय मुद्रा कहते हैं। बुद्ध जी अभय मुद्रा में हैं, मस्कुलर हैं, उनकी बॉडी खूब मसल वाली है। ठीक है, और जब हम गांधार मूर्ति कला की बात करेंगे तो यहाँ पर ग्रीक का इम्पैक्ट है। तो यहाँ पर जो बुद्ध की जो मूर्ति बनी हुई है उसमें बुद्ध बाकायदा कपड़े पहने हुए हैं, जिसमें कि बहुत ऐसे सिलवटें बनी हुई हैं, लेयर्ड हेयर्स जो हैं वो आपके कर्ली हेयर्स हैं। अगर आपने देखा होगा ग्रीक गॉड्स को तो उनके जो बाल होते हैं वो कर्ली हेयर्स होते हैं। ठीक है, इनके जो कपड़े होते हैं वो उसमें सिलवटें रहती हैं। तो और यहाँ पर जो पत्थर यूज किए जाते हैं वो हरित पत्थर होते हैं। मथुरा में आपको लाल के तरीके के दिखेंगे। तो ये सब चीजें पता होना चाहिए, मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो डी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 17वां प्रश्न। इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ निम्न में से कौन से हैं? तो बताइए, तौहीद, नमाज, रोजा, जकात, हज। तो बताइए, उम्रा, नमाज, रोजा, जकात, हज। उम्रा, अहराम, रोजा, जकात, हज। तौहीद, नमाज, रोजा, उम्रा, हज। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? यहाँ पर आपका ए जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, ए सही उत्तर है। यहाँ पर देख लेते हैं, इस्लाम के 5 स्तंभ इस प्रकार है। तौहीद, एक अल्लाह और मोहम्मद जो उनके भेजे हुए दूत है, इसमें हर मुसलमानों को विश्वास करना।
नमाज की बात करें, दिन में 5 बार नियम से नमाज अदा करना, रोजा रमजान के दौरान उपवास करना, ज़कात गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद करना, हज मक्का जाना। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 18वां। निम्नलिखित में से कौन सा समूह शहनाई वादन से संबंधित है? तो जल्दी से बता दीजिए। शहनाई वादक की जब हम बात करते हैं तो बिस्मिल्लाह खान की हम बात करते हैं, हम अली अहमद की बात करते हैं ना, फिर दयाशंकर की हम बात करते हैं। तो यहां पर आप पढ़िएगा एक ऑप्शन को। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। मैं आपको उत्तर बताने जा रही हूँ। ए बी सी डी में से जो आपका सही उत्तर है वो है ए, बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद हुसैन और जगन्नाथ। ये सब आपकी शहनाई से रिलेटेड है। यहाँ पर अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। सितार वादक की जब हम बात करते हैं तो पंडित रविशंकर जी का नाम आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, इसी तरीके से जाकिर हुसैन की जब हम बात करते हैं तो वो तबला वादक है। ठीक है, हरि प्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी बजाते हैं। सरोद की बात अगर हम करेंगे तो आपको अली अकबर खान का नाम पता होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास, एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19वां प्रश्न। निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। पटना, इलाहाबाद, लुम्बिनी, दिल्ली। तो 1 2 3 4 उपयुक्त में से किस स्थान पर अशोककालीन उत्कीर्ण स्तंभ पाए गए हैं? तो बताइए। तो इलाहाबाद, लुम्बिनी, दिल्ली। ठीक है, आपका सही उत्तर होगा। अशोककालीन अगर उत्कीर्ण स्तंभ की बात करेंगे तो हमें दिल्ली में मिलता है, इलाहाबाद में मिलता है, लुम्बिनी में, सांची में, सारनाथ में। ठीक है, पटना में तो नहीं है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर सही उत्तर आपका हो जाएगा सी। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं क्लास। देखिए यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उनको देखेंगे। लुम्बिनी की बात करें तो लुम्बिनी में रुमनदेई अभिलेख है। मैंने आपको पहले भी बताया, रुमनदेई अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है जिसमें कि क्या बोला गया था कि जो शाक्य मुनि है, ठीक है, बुद्ध है, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और आपको मैंने पहले भी बताया था अशोक ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष यहां पर गए थे और धार्मिक कर बलि को यहां पर घटाकर 1/8 कर दिया था। ठीक है, और रुमनदेई अभिलेख जो है वो सबसे छोटा अभिलेख है जिसमें महात्मा बुद्ध के जन्म का अभी प्रमाण मिलता है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। अब इसी बारे में मैंने आपसे डिस्कस भी किया है पहले के टेस्ट में। मुल्तान को जीतने में इल्तुतमिश ने किस सूफी संत का सहयोग प्राप्त किया था? तो बताइए। शेख नजीमुद्दीन नक्शबी, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख बहाउद्दीन जकारिया, इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या है? तो इल्तुतमिश ने शेख बहाउद्दीन जकारिया की सहायता से मुल्तान पर विजय प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मदद से शमसी तालाब का निर्माण कराया था। तो दोनों ही आप याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे इस प्रश्न का। अरे यहां पर इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या है? वो है आपका शेख बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है, सूफी संत के सहयोग से, इन सूफी संत के सहयोग से मुल्तान को जीता था इल्तुतमिश ने। और अगर परीक्षा में कभी आपसे पूछेगा शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में तो इनकी मदद से शमशी तालाब का निर्माण इन्होंने कराया था। तो सी आपका सही उत्तर होगा। दोनों पॉइंट याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न देखते हैं 21वां प्रश्न। साहित्य के क्षेत्र में किस विजयनगर कालीन शासक के शासनकाल को क्लासिक युग के नाम से जाना जाता है? तो बताइए। देवराय प्रथम के, वेंकट द्वितीय के, हरिहर प्रथम के या फिर कृष्णदेव राय? तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। सबसे पहले बताइए तुलुक वंश की स्थापना किसने की थी? तुलुक वंश की स्थापना जो था वो वीर नरसिंह ने की थी, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर परीक्षा में पूछिए कि आपका तुलुक वंश का अंतिम शासक कौन था तो तिरुमल, याद रखिएगा। तो आपको कौन कौन से नाम याद रखने? नरसिंह का नाम याद रखना है। अगर परीक्षा में पूछेगा कि तुलुक वंश की स्थापना किसने की थी तो नरसिंह ने की थी। और अगर आपसे पूछेगा कि तुलुक वंश का अंतिम शासक कौन था तो आप क्या बताएंगे? तिरुमल। याद रहेगा ना क्लास? चलिए यहां पर देखिए, अगर हम इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे कि देवराय प्रथम, वेंकट द्वितीय, हरिहर प्रथम, कृष्णदेव राय किसके
रीजन को हम लोग, किसके काल को हम लोग क्लासिक युग कहते हैं? तो कृष्णदेव राय के काल को। ठीक है, डी आपका सही उत्तर होगा। डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है क्लास, यहां पर हम लोग कृष्णदेव राय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर का निर्माण किसने कराया है? अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कृष्णदेव राय ने कराया है। विठल स्वामी प्रमुख मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय के शासनकाल में हुआ है। कृष्णदेव राय ने अपनी पत्नी की स्मृति में हासपेट नामक नगर भी बसाया था, ये भी आप याद रखिएगा। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कृष्णदेव राय द्वारा अनेक ग्रंथ लिखे गए थे तेलुगु भाषा में। उनका काव्य अमुक्तमाल्यात, परीक्षा में पूछा गया है, अमुक्तमाल्यात किस, ये जो साहित्य है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो कृष्णदेव राय के द्वारा। किस लैंग्वेज में? तेलुगु भाषा में। ठीक है, भारत के प्राचीन इतिहास पर आधारित इनकी पुस्तक वंशचरितावली तेलुगु भाषा के साथ साथ संस्कृत में भी मिलती है। तेलुगु भाषा के 8 प्रसिद्ध कवि किसके दरबार में थे? तो वो भी कृष्णदेव राय के दरबार में थे, और इन्हीं 8 प्रसिद्ध कवि को हम अष्टदिग्गज नाम से भी जानते हैं। तो कभी परीक्षा में पूछे कि अष्टदिग्गज जो थे वो किसके दरबार में थे? तो कृष्णदेव राय का नाम आप बताएंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 22वां प्रश्न। यहां पर निम्नलिखित पर विचार करें। कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी, लोधी गार्डन, तुगलकाबाद किला, और इनको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो बताइए, कुतुब मीनार की बात हम करेंगे तो कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, और पूरी तरीके से ये बनकर किसके समय में तैयार हुआ था? तो इल्तुतमिश के समय में। ये चीज याद रखिएगा। फतेहपुर सीकरी आप सभी को पता है किसके समय में? अकबर के समय में। अकबर के समय में फतेहपुर सीकरी। ठीक है, फिर लोधी गार्डन की अगर हम बात करेंगे तो लोधी गार्डन, और आपका बचा यहां पर तुगलकाबाद किला। तो बताइए, तुगलकाबाद किसके समय में आपका बना था? गयासुद्दीन तुगलक के। तो यहां पर एक चीज तो क्लियर हो गई है क्लास की, सबसे पहले आपका कुतुब मीनार होगा। ठीक है, पहला होगा। तो यहां पर ए और बी में आपका कोई सही होगा। और लास्ट में भी अगर आप देखेंगे तो ये भी चीज क्लियर हो गई है, ये तो लोधी गार्डन है, तो लोधियों के समय में, तो फतेहपुर सीकरी लास्ट में होगा। तो आराम से आप इस प्रश्न को ऐसे ही हल कर सकते। बी आपका सही उत्तर होगा, फतेहपुर सीकरी अकबर के समय हो गया, मुगल काल में, और ये कुतुब मीनार आपका सबसे पहले। तो यहां पर बी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला हम देखते हैं 23वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका संबंध अलाउद्दीन खिलजी से नहीं है? तो चलिए बताइए। घोड़े दागने की प्रथा तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के समय में स्टार्ट हुई। चराई कर तथा गढ़ी कर जमात खाना मस्जिद और दीवाने अमीर कोही। दीवाने अमीर कोही की बात करेंगे तो यहां पर ये किसके काल में आया? सल्तनत काल में ही था। एक महत्वपूर्ण विभाग था, आपको पता है कृषि से रिलेटेड था, लेकिन ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया। ठीक है, तो यहां पर ये आपका अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड नहीं है। यहां पर ये तीनों आपके अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है। उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, दीवाने अमीर कोही भारत के इतिहास में सल्तनत काल में यह एक महत्वपूर्ण विभाग हुआ करता था। मोहम्मद तुगलक द्वारा स्थापित इस विभाग का मुख्य कार्य मालगुजारी व्यवस्था की देखभाल करना था तथा भूमि को खेती योग्य बनाना था, एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। ठीक है, सिकंदर ए सानी किसे घोषित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को घोषित किया था। विश्व विजेता बनना चाहता था वो, इसीलिए उसने सिकंदर शाही अपने आप को घोषित किया था। ये चीज क्लियर है? ठीक है, यहां पर देखिए अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली एवं गुरशास्प था। ठीक है, सिकंदर शाही की उपाधि इसने धारण की थी। हाँ, इसने दागने की प्रथा तथा सैनिक का हुलिया लिखने की भी प्रथा का शुरुआत किया था। अलाई दरवाजा, हजार सितून, ठीक है, जमात खाना मस्जिद, हौजे अलाई, सिरी का किला का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था। इसने चराई कर, चारागार कर और गढ़ी कर घरों पर, ये दोनों कर भी किसके द्वारा लगाए गए थे? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे 24वां प्रश्न। अलवार संतों में नमलवार, अंडलार, कुलशेखर प्रमुख संत थे। नैनार संतों में त्रिज्ञान, सुंदरमूर्ति, मणिकवाचकर प्रमुख संत थे। तो यहां पर जो सारे संतों का नाम आपके दिया गया है, अलवार संत और
आपके नयनार संत से रिलेटेड, तो बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लास अगर आपको लगता है कि वीडियो पॉज करके उत्तर देने का जरूरत है तो आप वीडियो पॉज करके भी अपने उत्तर को दे सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं आंसर बहुत जल्दी बता दे रही है तो। अगला प्रश्न देखते हैं, 25वां प्रश्न। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई, जिसके पश्चात सिखों का नेतृत्व उनके किस विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया था? तो बताइए किसको सौंप दिया गया था? रणजीत सिंह को, बंदा बहादुर को, अजीत सिंह को या फिर जुझार सिंह को? जुझार सिंह को। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? सिखों के जो 10वें गुरु थे और एवं अंतिम गुरु थे उनका नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह था ना। तो गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद जो गुरु की परंपरा थी वो समाप्त हो गई थी और बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह के प्रिय शिष्य थे, जिन्होंने उनकी मृत्यु के पश्चात सिखों का नेतृत्व किया था। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 26वां प्रश्न। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1825 में, 1809 में, 1848 में, 1844 में? बताइए ए, बी, सी, डी में से आपका सही उत्तर क्या है? तो याद रखिएगा 25 अप्रैल, यहां पे मैं लिख रही हूं 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है, इस संधि को किसने किया था? एक तरफ आपके वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो थे, ठीक है, और दूसरी तरफ कौन थे? बताइए, रणजीत सिंह थे। ये याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। तो अमृतसर की संधि आपका 1809 में हुई थी, ठीक है, और भारत के उस समय वाइसरॉय जो थे वो लॉर्ड मिंटो थे, और लॉर्ड मिंटो के जो प्रतिनिधि थे अगर पूछा जाएगा कौन थे, तो आप क्या बताएंगे? सॉरी क्लास, अगर आपसे पूछा गया लॉर्ड मिंटो के प्रतिनिधि कौन थे तो चार्ल्स मेटकाफ का नाम बताएंगे। चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह की मध्य या संधि हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर 3 नाम आपको याद रखने हैं। पहला 1809 याद रखना है, अमृतसर की संधि याद रखना है, लॉर्ड मिंटो का नाम याद रखना है, चार्ल्स मेटकाफ का नाम याद रखना और रणजीत सिंह का नाम याद रखना है। इन्हीं के बीच में संधि हुई थी। इस संधि के तहत सतलज नदी को दोनों राज्यों सिख एवं ब्रिटिश की सीमा मान लिया गया था। लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी गई तथा सतलज के पूर्व स्थित रियासतों अंग्रेज के संरक्षण में आ गए थे। चलिए 27वां प्रश्न देखते हैं। द्वितीय पुर्तगाली अभियान 1500 में किसके नेतृत्व में कालीकट आया? तो बताइए, वास्को डिगामा के, अल्वारेज कैब्राल के, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के या फिर अल्ब्रुक के? तो यहां पर एबीसीडी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? तो बताइए क्लास क्या होगा? अगर हम प्रथम पुर्तगाली अभियान की बात करेंगे तो आपको पता है 1498 में वास्को डिगामा के नेतृत्व में कालीकट के पहुंचा था। ठीक है, जेमोरिन उस समय वहां का राजा था। जेमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था 1498 में, जो पहला पुर्तगाली अभियान था। ये आप सभी को पता है। यहाँ पे दूसरे पुर्तगाली अभियान की बात की गई है, तो याद रखिएगा जो द्वितीय पुर्तगाली अभियान 1500 में आया था उसमें कौन थे? पेट्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में कालीकट में पहुंचा था। तो यहां पर अल्वारेज कैब्राल आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, और पहले तो 1498 में वास्को डिगामा आए थे जेमोरिन के समय, ठीक है, कालीकट में, ये चीज आपको पता है। फिर 1502 में, याद रखिएगा 1502 में वास्को डिगामा पुनः भारत में इनका आगमन हुआ था। और पहली पुर्तगाली फैक्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट भारत में कब हुआ था? तो 1503 में कोचीन में किया गया था। और दूसरी फैक्ट्री 1505 में स्टैब्लिश हुई थी आपकी कन्नूर में। ये भी याद रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए। अच्छा, अगर परीक्षा में आपसे पूछे कि फ्रांस से आपसे अगर परीक्षा में पूछे कि भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन बना था, तो आप क्या बताएंगे? 1505 में पहला पुर्तगाली गवर्नर आपका अल्मीडा था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इनका भी नाम आप याद रखेंगे। उसकी नीतियों को ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी नीतियों को हम ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो हिंद महासागर को नियंत्रित करना था। इसी वजह से ब्लू वाटर ट्रीटी इनकी नीतियों को कहा जाता है। ये चीज याद रहेगी क्लास। ठीक है, अब यहाँ पर अल्ब्रुक की बात अगर हम करें तो भारत में अगर पूछा जाएगा वास्तविक वो कौन था, तो अल्ब्रुक का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए
बी आपका सही उत्तर था इस प्रश्न का। देखिए यहां पर देख लीजिए 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। इनकी नीतियों को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर को नियंत्रित करना था। 1509 में, ये भी प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा है, ये भी पूछा गया है। 1509 में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा की जगह अल्ब्रुक भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया, जिसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को अपने कब्जे में ले लिया था और उससे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये सारी चीजें आपकी परीक्षा में पूछी गई है जो मैं आपको बता रही हूँ। वास्को डिगामा वाला याद रखेंगे कि 1498 में वास्को डिगामा कालीकट में आया था। ठीक है, उस समय हिंदू राजा जिसने उनका स्वागत किया था वो जैमोरिन था। परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पे मैं आपको स्लाइड में भी दिखा दूंगी एक बार। यहाँ पे देखिए कालीकट याद रखिएगा। कालीकट में वास्को डिगामा 1498 में आपका आया था। इस समय हिंदू राजा जैमोरिन ने उसका स्वागत किया था। ठीक है, दूसरा पुर्तगाली अभियान भारत में 1500 में आया। अल्बारेज कैब्राल ठीक है कालीकट पहुंचा था। फिर 1502 में वास्को डिगामा पुनः भारत में आया। ठीक है, और भारत में अगर हम देखेंगे पुर्तगाली फैक्ट्री की प्रथम स्थापना 1503 में हुई कोचिन में, और द्वितीय फैक्ट्री की स्थापना 1505 में कन्नूर में हुई। और 1505 में ही फ्रांसिस्को दी अल्मीडा जो था वो भारत का फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर बना। ठीक है, और 1509 में पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा की जगह किसने लिया? अल्ब्रुक ने लिया। और अल्ब्रुक को हम भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया था। ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28वां प्रश्न देखिए क्लास। निम्नलिखित में से कौन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित होने वाले भारतीय उदारवादी थे? उदारवादी पूछा गया है तो तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, बीएस श्रीनिवास शास्त्री दिया गया है। फिर उसके बाद आपको दिया गया है एमआर जयकर और सीवाई चिंतामणि। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका कब हुआ था? तो ये 12 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस सम्मेलन में अगर हम देखेंगे तो हिंदू महासभा को किसने रिप्रेजेंट किया था? तो वो थे बीएस मुंजे। ठीक है, उदारवादियों में अगर हम देखेंगे तो सीवाई चिंतामणि थे आपके, ये आपके उदारवादी थे। ठीक है, फिर अगर हम देखेंगे तेज बहादुर सप्रू थे, श्रीनिवास शास्त्री थे। ठीक है, यहां पर आपको जो नाम दिया गया आपको एमआर जयकर का, तो एमआर जयकर जो थे वो हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ना कि लिबरल्स को। ये चीज याद रखिएगा। हिंदू महासभा का नेतृत्व किसने किया था? एमआर जयकर ने। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हुआ? 1, 2, 4। 1, 2, 4 कहां दिया गया है? यहां दिया गया है। बी आपका सही उत्तर होगा। मुस्लिम लीग की बात करेंगे तो मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना गए थे, मोहम्मद शफी गए थे, आगा खान गए थे और फजलुल हक थे। और किसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को में पार्टिसिपेट किया था? तो बी आर अम्बेडकर। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। गांधी जी के प्रसिद्ध ट्रस्टीशिप सिद्धांत की आलोचना कालांतर में निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? बताइए ट्रस्टीशिप की। तो कार्ल मार्क्स द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, एनजी रंगा द्वारा या फिर एससी बोस द्वारा। तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो ए बी सी डी में से क्या है? वो आपका है सी, एनजी रंगा। सॉरी, यहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू पे टिक लग गया, एनजी रंगा करिएगा। सी आपका सही उत्तर है। देखिए अगर हम देखें ट्रस्टीशिप सिद्धांत के बारे में, तो इस सिद्धांत का अर्थ क्या है कि हमें स्वयं को किसी भी वस्तु का स्वामी नहीं मानना चाहिए, अपितु हमें उस वस्तु का संरक्षक बने रहना चाहिए। जैसे लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ओन करते हैं या कुछ भी प्रॉपर्टीज ओन करते हैं, तो हम सोचते हैं ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है। लेकिन गांधी जी के अनुसार ट्रस्टीशिप पे बेस्ड होना चाहिए कि हम बस इसके संरक्षक हैं। हमारा जन्म हुआ है चीजों को संरक्षण देने के लिए, मतलब हमें संरक्षक बन के रहना है। तो हम चीजों को कंज्यूम नहीं करेंगे, हमारे अंदर लालच नहीं आएगा। जैसे अगर हमारे पिताजी ने हमको कोई भी प्रॉपर्टी दी तो हम उसके मालिक अपने आप को ना समझ के संरक्षक समझे कि मेरा काम क्या है इस प्रॉपर्टी को संरक्षक
मतलब इसको प्रोटेक्ट करना और अपने आने वाली जनरेशन को इसे दे देना, कुछ इस तरीके से आपका इस पे बेस्ड होता था। तो हमें स्वयं को किसी वस्तु का स्वामी नहीं मानना चाहिए, अपितु हमें उस वस्तु का संरक्षक बने रहना चाहिए। जब हम किसी चीज को संरक्षक बनकर देखेंगे तो हमें ये चीज क्लियर रहेगा, ये चीज हमारी नहीं, हमें इसका उपभोग नहीं करना है, ठीक है, बल्कि अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी चीजों को बचा के रखना है, लोगों के लिए बचा के रखना है। और इसकी आलोचना किसने की थी? ये एनजी रंगा ने इसकी आलोचना की थी, ये याद रखिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख नेताओं और उनकी उपाधियों का कौन सा एक युग असत्य है? तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा असत्य है। खान अब्दुल गफर खान, मोहन दास करमचंद गांधी, गांधी जी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, मोहनदास करमचंद गांधी, खान अब्दुल गफर खान, सरदार भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए नेताजी के नाम से हम सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं, एकदम सही है, ठीक है। मलंग बाबा के नाम से हम बताइए, मलंग बाबा के नाम से हम मोहनदास करमचंद गांधी जी को जानते हैं, ये भी आपका सही है। बादशाह खान के नाम से अब्दुल गफर खान को जाना जाता है, ये भी सही है। लेकिन कायदे आजम की जो उपाधि थी वो किसको दिया गया था? वो मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा, ना कि सरदार भगत सिंह को। सरदार भगत सिंह को क्या बोला गया था? शहीदे आजम, ठीक है, यहाँ पर शहीदे आजम, ठीक है, ये याद रखिएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई क्लास। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो आपका सी हो जाएगा। तो शहीदे आजम किसको बोला गया है? बताइए, शहीदे आजम बोला गया है भगत सिंह को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। कायदे आजम किसको बोला गया है? बताइए जल्दी से। कायदे आजम बोला गया है मोहम्मद अली जिन्ना को। अगला प्रश्न हम देखेंगे। थर्टी फर्स्ट प्रश्न को देखिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार पुरुष साक्षरता वाले शीर्ष राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का सही क्रम क्या है? तो बताइए, एबीसीडी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? तो एबीसीडी में से जो आपका सही उत्तर है, पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। यहां पर पुरुष साक्षरता की बात की गई है। सबसे ज्यादा साक्षरता अगर हम देखेंगे तो केरल में है, पुरुष साक्षरता में भी 96.1, फिर लक्षद्वीप में, फिर मिजोरम में, गोवा में और त्रिपुरा में। तो यहां पर आपका सही उत्तर बी हो गया, बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 32वां प्रश्न। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार शीर्ष जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेशों का सही क्रम क्या है? ठीक है, जनघनत्व की बात की गई है, तो जल्दी से बता दीजिए एबीसीडी में से सही उत्तर क्या होगा? केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है। सबसे ज्यादा जनघनत्व कहां पर है? दिल्ली में है, ठीक है, उसके बाद चंडीगढ़, फिर पुडुचेरी, फिर दमनदीव। तो उत्तर आपका सही क्या हो जाएगा? बी आपका एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 33वां प्रश्न। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्न अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का सही क्रम क्या है? तो बताइए, सेंसस से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पे शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की बात आपको बतानी है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखेंगे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत, तो हमें मिजोरम, मेघालय, गोवा, दादर हवेली, दमनदीव मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको सही क्रम बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा उत्तर? जनगणना के सही क्रम क्या है? लोवेस्ट से आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया ना, सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दमनदीव का, फिर दादर नागर हवेली का। तो दादर नागर हवेली यहां दिया है, फिर गोवा दिया है, गोवा का कितना है, फिर मेघालय है, फिर मिजोरम है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो दादर नागर हवेली का 1.8, गोवा का 1.7, मेघालय का 0.6 और मिजोरम का 0.1। सी आपका सही उत्तर है। 34 प्रश्न को देखते हैं, ये भी आपका क्या है? सेंसस से रिलेटेड प्रश्न है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार शीर्ष शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है। तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा?
तो सबसे ज्यादा दिल्ली में होगा, तो यहां पर ए ही आपको सही मिल गया। दिल्ली देखा, तुरंत टिक लगा दिया। उसके बाद चंडीगढ़, फिर लक्षद्वीप, दमन दीप, ठीक है, दमन और दीप, तो ए आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए क्लास, आपका सही क्या है। सबसे पहले दिल्ली में देखेंगे तो 97.5%, चंडीगढ़ में 97.3%, लक्षद्वीप में 78.1%, दमन और दीप में 75.2%, पुडुचेरी में 68.3%। ए आपका सही उत्तर है। और आज की क्लास का हम आखिरी प्रश्न अब देखते हैं, 35वां प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर में, स्ट्रॉबेरी महोत्सव सहारनपुर में और गुड़ महोत्सव झांसी में मनाया जाता है। तो बताइए, स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यहाँ पर बताना है आपको, सही उत्तर का चयन करना है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव जो है वो सहारनपुर में नहीं, वो झांसी में, ठीक है, झांसी याद रखिएगा। गुड़ महोत्सव झांसी में नहीं, लखनऊ में, ठीक है। काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर में, सही है। तो इस प्रश्न में ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए क्लास, आज हमने 35 प्रश्नों को डिस्कस किया जो कि आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट थे, जिसमें सेंसस के क्वेश्चन बहुत ढेर सारे थे। आप में से कई स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम सेंसस के क्वेश्चन को डिस्कस करिए, तो आज हम सेंसस के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। तो क्लास, अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरीके से आप मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ, रिकॉर्ड एग्जाम के साथ बने रहिए। लास्ट में जाते जाते फिर मैं आपसे एक ही चीज कहूंगी कि अपने पे विश्वास रखिए। जब भी घबराहट हो, कुछ भी लगे, तो मिरर के सामने जाइए, खड़े होइए, कहिए कि मैं परिश्रम कर रहा हूं, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, ठीक है, मैं रोज पढ़ाई कर रहा हूं, कर रही हूं, और ईश्वर का आशीर्वाद, हमारे माता पिता का आशीर्वाद, हमारे शुभ चिंतकों का आशीर्वाद हमारे साथ बना है, हमारी मेहनत हमारे साथ है, हम जरूर सफल होंगे। इस विश्वास के साथ रेगुलर पढ़ाई करिए, पढ़ाई में गैप बिल्कुल मत करिएगा। और अगर आपको क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। तो थैंक यू सो मच क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ, रिकॉर्ड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। धन्यवाद क्लास, और स्वस्थ रहिएगा आप लोग। धन्यवाद।